नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इसके बारे में। यह है VFD ड्राइव, जिसको हम लोग AC ड्राइव के नाम से भी पहचानते हैं। आपको मालूम है ये AC ड्राइव करता क्या है? तो इसका इस्तेमाल कंपनीज के अंदर मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए होता है। जैसे समझो CNC मशीन हो गया, या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, या कन्वेयर बेल्ट है जहाँ पे मोटर्स लगी हुई है AC की, और मुझे स्पीड को कम ज़्यादा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करवाना है, तो उसके लिए आपको VFD ड्राइव या AC ड्राइव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा हट के AC ड्राइव की जो सर्किट रहती है, ये जो सर्किट है वो कैसे काम करती है उसको हम लोग समझने वाले। साथ ही साथ अगर सर्किट में दिक्कत आती है तो जो रिपेयरिंग के जो स्टेप्स रहते हैं उसको मैं बेसिक आइडिया आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं ये जो AC ड्राइव या VFD ड्राइव की जो सर्किट रहती है वो कैसे काम करती है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो स्टेप्स क्या है रिपेयरिंग के। ओके दोस्तों, तो देखो VFD के अंदर जो सर्किट रहती है उसके कुछ अलग अलग हिस्से रहते हैं। सबसे पहले तो हमें हिस्से को समझना पड़ेगा। इन हिस्सों में सबसे पहले रहता है इनपुट रेक्टिफायर, यानी कि सप्लाई जो आता है वो सबसे पहले इनपुट रेक्टिफायर में जाता है, फिर DC बस, फिर इन्वर्टर और फिर कंट्रोल PCB। इतने सेक्शन पूरे जो VFD सेक्शन रहता है, VFD जो रहता है उसके अंदर जो PCB रहता है, सर्किट रहता है, उसमें कुल मिला के इतने सेक्शन रहता है। अगर इस सेक्शन को बारी 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 समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इनपुट सप्लाई को। तो अगर ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बताया गया है जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर कनेक्टेड है और एक कंट्रोलिंग करने के लिए पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया है, और ऊपर की तरफ 3 लाइन आई हुई है, लाइन, न्यूट्रल और अर्थ। तो बेसिकली ये सिंगल फेज सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई, जिसमें एक ही जो फेज रहता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे पीछे मूवमेंट होता है, जिसमें जो वेव फॉर्म है कुछ इस टाइप में है। फर्स्ट ऊपर, धीरे धीरे प्लस, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है। मान लो अगर 3 फेज आपकी VFD है तो वो कुछ इस टाइप में चलेगा। तीनों फेज जो रहता है वो आपस में एक दूसरे के साथ में अलग अलग जगह पे चालू होते हैं, यानी कि तीनों के बीच में 120 एंगल का फेज शिफ्ट रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, रेड को अगर पकड़ के चलो, रेड अभी ऊपर है तो उस समय फिर वापस नीचे आया, फिर रेड ऊपर आया, उस समय देखो आपको ब्लू, पहले ग्रीन दिखाई देगा, बाद में ब्लू ऊपर नजर आएगा, फिर वापस रेड ऊपर आएगा, फिर रेड नीचे चला गया, तभी ग्रीन ऊपर आया, ब्लू ऊपर आया। तो जब भी एक सप्लाई पॉजिटिव रहता है तो दूसरा कोई ना कोई नेगेटिव रहता है, और तीसरा जो रहता है वो कहीं ना कहीं बीच में रहता है। तो इस तरीके से ये काम करता है 3 फेज सप्लाई। ठीक है, तो 3 फेज सप्लाई जब भी मोटर को दिया जाता है तो क्या होता है, आगे मान लो कि मैंने 3 फेज सप्लाई मोटर को दिया, तो मोटर हमारा रोटेटिंग, अगर 3 फेज मोटर है तो वो रोटेट करना चालू कर देगा, बराबर है। तो ये क्यों रोटेट करता है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे मैंने बताया, देखो ये यहाँ पे प्लस है, उस समय ये जो था नेगेटिव था, समझ में आ रहा है? दोनों बीच में है, यहाँ पे अगर ये बीच में है तो ये पूरी तरह से नेगेटिव है, ये टॉप में है तो ये देखो दोनों के तरफ नीचे नेगेटिव में है, फिर नेगेटिव। इस तरह से तीनों आपस में पॉजिटिव नेगेटिव एडजस्ट करते हैं, और ये तीनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो 120 एंगल का फेज शिफ्ट रहता है। अभी मैं इतना क्यों डिटेल में आपको लेके गया वो आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो 3 फेज समझो सप्लाई है या सिंगल फेज सप्लाई है, मैं ऐसे पकड़ के चलता हूँ। 3 फेज सप्लाई मैंने दिया है VFD को, तो अंदर की तरफ रेक्टिफायर करता है। तो रेक्टिफायर का मेन काम रहता है AC सप्लाई जो आ रहा है उसको DC में परावर्तित करने का। वो कैसे काम करता है? हालांकि अगर मैं एक ही सिंगल फेज है तो 4 रेक्टिफायर से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 फेज का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 3 फेज में कितने रेक्टिफायर लगेंगे वो भी देख लेते हैं। लेकिन वो जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास VFD के लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए खास कोर्स है, PLC का कोर्स है, HMI का कोर्स है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, नोड MCU, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स समर कैम्प, CCTV, EV व्हीकल, वैसे अनगिनत कोर्सेस है। सॉफ्टवेयर के रिलेटेड भी है, हार्डवेयर के रिलेटेड भी है, रिपेयरिंग के रिलेटेड भी है। अगर आपको एक कोर्सेज करना है, और मैंने जैसे बताया रोबोटिक समर कैंप, ये हम लोग ने अभी भी नया चालू किया है, ये कुछ ही महीनों के लिए कोर्स है, तो अभी ज्वाइन कीजिए। इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है, कोई भी कर सकता है।
जो रोबोटिक्स में पैशनेट है वो भी ये कोर्स को आसानी से कर सकता है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये करना है तो अभी नया कोर्स चालू है रोबोटिक्स समर कैंप, वो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, लाइव हो चुका है कोर्स। तो दोस्तों अगर ये सब कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे, iOS ऐप स्टोर के ऊपर या वेबसाइट के जरिए कोर्सेज को कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए, रेक्टिफायर की बात अगर मैं करता हूँ तो जब भी 3 फेज सप्लाई रहता ना तो कुल मिला के 6 रेक्टिफायर रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो, ये फर्स्ट है, सेकंड और ये थर्ड, तो यहाँ पे इसके लिए 2 डायोड है, इसके लिए 2 डायोड है और यहाँ पे 2 डायोड है। तो इस तरह से 6 डायोड मिलके एक रेक्टिफायर बनाया जाता है 3 फेज सप्लाई के लिए। तो इसके अंदर जब भी इनपुट सप्लाई आपका 3 फेज है, तो जब ये रेक्टिफायर से आगे गुजरता है, इनपुट इस टाइप में है और इससे जब ये आगे गुजरता है तो कुछ आपको आउटपुट इस टाइप में मिलता है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो देखो कैसा आउटपुट है, आधा डीसी है, मतलब आपको पूरी तरह से डीसी प्योर नहीं बोल सकते, यहाँ पे डीसी में एसी मिलावट है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन प्योर डीसी का जैसे स्ट्रक्चर भी नहीं नजर आ रहा है। तो ये प्योर डीसी नहीं कहलाएगा, इससे आपका काम होगा नहीं। इसके बाद आगे लगाया जाता है डीसी बस फिल्टर या पावर फिल्टर बोलते हैं हम लोग इसको, या डीसी बस बोलते हैं आप उसको, ठीक है ना। तो जैसे मेरा सिंगल फेज या डबल फेज एसी आया, मैंने यहाँ पे सिंगल फेज का एग्जांपल लिया है, फिर रेक्टिफायर आ गया अगर मान लो कि, उसके बाद में आपका यहाँ पे फिल्टरिंग का प्रोसेस होता है बड़े बड़े कैपेसिटर्स के जरिए। तो कैपेसिटर से जब भी फिल्टर होता है तो सप्लाई कुछ इस टाइप में हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो ये आपका यहां तक हो गया सप्लाई, जो कि फिल्टरिंग के बाद। ओके, वीएफडी के अंदर जैसे एसएमपीएस में था ना, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है, यहां पे ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस। एसएमपीएस की खास बात क्या है, मान लो ये टाइप का जो एक ट्रांसफॉर्मर दिखा ना, येलो कलर का ट्रांसफॉर्मर, ये आपके लिए मेन काम करता है। हालांकि इसका अगर मैं स्ट्रक्चरल व्यू दिखाऊं जो आपने कहीं पे नहीं देखा रहेगा, वो इस टाइप का है। ये आपकी 3 फेज इनपुट लाइन आई है, रेक्टिफायर के जरिए पहले डीसी में परावर्तित हुआ, प्योर डीसी नहीं था, फिर उसको स्मूथिंग करवाया गया कैपेसिटर्स के जरिए, बड़े बड़े कैपेसिटर के जरिए। यहां से 2 लाइन आगे जाती है, एक देखो यहां पे अब ऑप्टो कपलर दिख रहा है आपको, ये ऑप्टो कपलर से एक मेन लाइन आगे जा रही है और एक दूसरी लाइन अंदर जा रही है जो कि एसएमपीएस ट्रांसफॉर्मर के पास जा रही है। इस एसएमपीएस ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, इसको 15 वोल्ट और 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ये जो भी सप्लाई है जो कि डीसी है, अभी प्योर डीसी है, उसको 15 वोल्ट और 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। और हमारे जो लॉजिक कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो आगे मैं बताने वाला हूँ, माइक्रो प्रोसेसर हो गया या इनपुट आईओ कार्ड हो गया या माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ईप्रोम हो गया, उसके अंदर भेजता है सप्लाई एसएमपीएस। और जो बाकी का सप्लाई है वो आगे जाने देता है, मतलब यहां से एक लाइन वो अंदर लेता है, उसके 5 वोल्ट कन्वर्ट करता है और लॉजिकल सर्किट को देता है, और जो नॉर्मल चल रहा है वो आगे बढ़ेगा। आगे जाएगा कहां पे, आगे एक इन्वर्टर सर्किट रहती है, आप देख सकते हैं यहां पे, ये अपना रेक्टिफायर सर्किट, ये अपना जो फिल्टरिंग सर्किट। इसके बाद आता है ये वाली सर्किट जो कि हमारी रेक्टिव या इन्वर्टर सर्किट बोल सकते हैं। यहां पे आपके लगे हुए रहते हैं आईजीबीटीज। ये आईजीबीटीज क्या करती है, ये आईजीबीटीज जो रहता है ना, वो एक साथ में काम नहीं करती है, रैंडमली काम करती है। समझो ये ओपन है तो ये ओपन रहेगा, बाकी सब क्लोज रहेगा, फिर ये ओपन होगा तो ये दोनों क्लोज रहेगा, ये और ये ओपन होगा, फिर ये रहेगा तो ये दोनों ओपन होगा। इस तरीके से काम करेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, देखो यहां पे जब भी आप यहां के ध्यान से देखोगे, अगर ये ओपन है तो इस समय ये ओपन है, बाकी सब क्लोज है। जब ये काम करेंगे तो ये लोग काम नहीं करेंगे, जब ये काम करेंगे तो ये लोग काम नहीं करेंगे। इस तरीके से बेसिकली ये काम किया जाता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट यहां पे जनरेट करवाया जाता है, ये बोलते हैं इन्वर्टर। और ये आईजीबीटी की वजह से होता क्या है कि यहां तक जो प्योर डीसी था वो वापिस से यहां पे एसी सप्लाई में कन्वर्ट हो गया, और यही एसी सप्लाई मोटर के पास जाती है। लेकिन ये जो एसी सप्लाई जो रहती है ना, वो अपना नॉर्मल जो एसी सप्लाई रहता है वैसा नहीं रहता है, वो कुछ इस टाइप में रहता है। अगर आप देखेंगे ये स्क्वायर टाइप वेव है, अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है मोटर की तो ये स्क्वायर वेव को मैं बढ़ा कर दूंगा, ठीक है। इसको PWM सिग्नल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PWM, पल्स विथ मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन के जरिए उसको एसी में परावर्तित किया जाता है, और इस टाइप का सप्लाई हमारे मोटर को दिया जाता है, और इससे ही मोटर की स्पीड को जो है नियंत्रित किया जाता है। समझ में आ रही बात। तो ये है हमारा पूरा इनपुट से आउटपुट तक का सफर। इनपुट पे एसी आया, यहाँ पे डीसी हुआ, उसको फिल्टर किया, आईजीबीटीज के जरिए एसी में परावर्तित हुआ,
और मोटर चलने लगी। लेकिन क्या इतना ही सर्किट से काम हो जाएगा? नहीं ना, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लगेगी। जैसे कि अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब एसी सप्लाई था मेरा, तो एसी सप्लाई कैसा था? 3 फेज सप्लाई था। तो मान लो कि इनपुट का 3 फेज ऐसा है, रेक्टिफायर से वो इस टाइप में हुआ, इससे फिल्टर हुआ, ऐसा हुआ, फिर इन्वर्टर की वजह से ऐसा हुआ और मेरा मोटर चालू हो गया। सिंपल इस तरीके से ही काम हुआ ना मेरा। लेकिन ये जो यहाँ पे वेव्स बन रहे, वेव्स को आगे पीछे करने का काम इन्वर्टर के जो सर्किट के अंदर वो PWM IC करवाती है। तो वो एक अलग से सर्किट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल कंट्रोल यूनिट, या VFD लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट सेक्शन बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर की तरफ ये जो कार्ड आपको नजर आ रहा ना, या ये एक अलग टाइप का VFD है, उसके अंदर 2 कार्ड आपको लगा हुआ। नीचे वाला जो पावर सर्किट का कार्ड है और ऊपर वाला जो कार्ड आपको नजर आ रहा है, ये आपका लॉजिकल या कंट्रोल सर्किट यूनिट बोलते हैं। इसके अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले ड्राइव्स कंट्रोल यूनिट आता है। तो ये पूरे जो सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइव कंट्रोल यूनिट। इसके अंदर खास बात रहती है, इसमें एक फीडबैक सिग्नल रहता है जो कि हमारे जो IGBTs रहते हैं उसको फीडबैक देता है। क्या फीडबैक देता है? तो मोटर की अगर स्पीड को मुझे कम करना है तो जो PWM सिग्नल को कम करने के लिए बोलेगा, मोटर के सिग्नल को बढ़ाने का तो PWM सिग्नल को बढ़ाने का बोला। तो ये जो कंट्रोलिंग करने का काम किया जाता है वो ड्राइव कंट्रोलिंग यूनिट, यानी कि इस जगह पे इस टाइप का एक IC रहता है जो ये काम करता है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में PWM और फीडबैक IC बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, MCU। तो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो रहता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जो पूरी जो सर्किट रहते हैं ना उसके जो पूरा कंट्रोल सिस्टम है उसके अंडर रहता है। और यूजर जो भी डेटा पैरामीटर्स ऐड करता है, आपको मालूम रहेगा कि VFD के अंदर हम लोग को पैरामीटर्स डालने पड़ते हैं मोटर को एडजस्ट करने के लिए। तो जो पैरामीटर्स सेव रहते हैं ना वो EEPROM में सेव होते हैं। एक छोटा सा चिप रहता है जिसको हम लोग EEPROM बोलते हैं। एक टाइप की मेमोरी रहती है, जो आप यूजर जो भी डेटा डालते हो वो सब मेमोरी में सेव हो जाता है। ओके। अब रीसेट फैक्ट्री सेटिंग करने पर ये मेमोरी ही रीसेट होती है पूरी। ओके, क्लियर है? तो ये सब किस में आ जाएगा? लॉजिक सर्किट के अंदर होता है। अभी प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें अगर मान लो कि एक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि यूजर जो भी डेटा लिख रहा है वो उस सेव नहीं हो रहा है, तो हो सकता है EEPROM का प्रॉब्लम है। अगर मान लो स्पीड को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है तो IGBTs का प्रॉब्लम है। पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है तो आप देखोगे आपके रेक्टिफायर सेक्शन या इनपुट जो फिल्टर सेक्शन है DC का, उस पर चेक कर सकते हो। फीडबैक नहीं जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो फीडबैक IC भी यानी PWM IC भी आप चेक कर सकते हो। अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर का भी इसमें अंदर इशू हो सकता है। तो दोस्तों यही था हमारा VFD का जो सर्किट का वर्किंग और उसमें जो प्रॉब्लम आता है उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस। तो दोस्तों वापस एक बार दोहराता हूँ, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं, खास करके रोबोटिक समर कैंप अभी चालू हो गया है, कुछ ही महीनों के लिए कोर्स है ये, बाद में कोर्स को बंद कर देंगे। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, बहुत ही सस्ता अच्छा प्रैक्टिकल पूरा कोर्स है। और अगर आपको दूसरा इसके अलावा कोई भी कोर्स करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे या iOS एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे हाई का मैसेज डाल दो तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट में लिखे, मैं ज़रूर आपकी सहायता करूँगा उसको आंसर देने के लिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।